हमारा बिंदु होगा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। मोहरें, तो देखो यद्यपि हम मोहरों को, या इसको ऐसे लिखेंगे मोहरें, तो मोहरों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार इसको इस रूप में देखो। पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो भी हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है? सेल खड़ी की। सेल खड़ी यानी सोप स्टोन। आपने एक पड़िया बाठा का नाम सुना होगा। सोप स्टोन मुलायम पत्थर होता है, चिकना पत्थर, ठीक है, तो उस सेल खड़ी से बनी हुई है ये जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं। बात नंबर 1। अब देखो मुख्यतः सेल खड़ी की बनी हुई है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ अलग मोहरें हैं जो अपवाद है। अब वो अपवाद हमें याद करने हैं कि सेल खड़ी की है, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं, एक तो लोथल और एक देसलपुर। ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहाँ से तांबे की बनी हुई मोहरें भी मिली हैं, ठीक है, तांबे की बनी हुई मोहर भी मिली है 2 स्थानों से, एक लोथल दूसरा देसलपुर, और दोनों के दोनों कहाँ हैं? गुजरात में हैं दोनों स्थल, ठीक है। फिर इसके अलावा मोहनजोदड़ो से चांदी की मोहर मिली है। पता है ना आपको, चांदी की मोहर जो यूनिकॉर्न प्रतीक की है। यूनिकॉर्न एक श्रृंगी बैल, वो बैल नहीं कह सकते उसको, एक श्रृंगी पशु, उसकी आकृति की है ये यूनिकॉर्न प्रतीक की, ठीक है। फिर हम मोहरों के संदर्भ में बात करें तो हमें लगभग पता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से हैं। फिर इसके अलावा सर्वाधिक लेख युक्त, बस सर्वाधिक, लेकिन लेख युक्त नाम आते क्या हो जाएगा? हड़प्पा से, ठीक है। फिर देखो विदेशी मोहर मिली हैं, तो हमें कम से कम 3 स्थानों का तो पता है जहां से विदेशी मोहर मिली है। 3 स्थानों का कौन कौन से का? मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल। अब ध्यान ये रखना है आपको कि ये 3 स्थान है, इन 2 स्थानों से तो मिली है मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर, और लोथल से मिली है फारस की मोहर, ईरान की मोहर, और इस जगह से मिली है मेसोपोटामिया की मोहर, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब ये जो मोहरें हैं वो मुख्यतः हैं वर्गाकार यानी एकदम चौकोर, वर्गाकार हैं, चौकोर हैं, जिनका माप है 2.8 गुणा 2.8। इस आकार की हैं, मोस्टली इस आकार की हैं ये मोहरें जो कि हमें मिली हैं। अब मोहरों पर सर्वाधिक चित्रित कोई आकृति है तो वो है एक श्रृंगी पशु। सर्वाधिक चित्रित जो आकृति होगी वो किस चीज़ की होगी? एक श्रृंगी पशु की, एक श्रृंगी पशु। अब वो जो कुछ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आकृति एक श्रृंगी पशु चित्रित मोहर सर्वाधिक है, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें अब देखो प्रमुख मोहरें कौन कौन सी हैं, पहले हम उनकी बात करें तो प्रमुख मोहरों में पशुपति महादेव की मोहर कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से है। इसके अलावा ढोल बजाते हुए पुरुष की मोहर कहाँ से है? हड़प्पा से है। एक मैंने बताया था कि संयुक्त मोहर वाली तो कोई भी आओ से अगर एक से अधिक आकृतियाँ संयुक्त हैं तो वो सब की सब कहाँ से होंगी? मोहनजोदड़ो से। चाहे मोहर हो चाहे मूर्ति हो, तो वो हमें याद करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। अच्छा, उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी की मोहर हड़प्पा से उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी की मोहर है वो हड़प्पा से है, ठीक है। तो ये मोहरों के संदर्भ में कुछ बातें आपको याद करनी है। अब हमारा व्यवस्थित अगला बिंदु होगा, और अगला बिंदु अपना क्या था? हड़प्पा सभ्यता की लिपि।
तो अब हम बात कर रहे हैं आज हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक का मतलब चित्रों के माध्यम से भाव समझना। तो पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो है भाव चित्रात्मक। ठीक है, जिसमें चित्रों के माध्यम से भाव समझे जाते। 400 के लगभग चित्र मिले हैं। तो 400 के लगभग चित्र मिले हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जिस चित्र का प्रयोग हुआ है वो है कार्प मछली के चित्र का प्रयोग। मछली में भी कौन सी मछली है? कार्प मछली। वैसे डायरेक्ट आए तो मछली का चित्र या फिर कार्प मछली का चित्र। और अक्षर में सबसे ज्यादा जिस अक्षर का उपयोग हुआ है वो है अंग्रेजी का यू अक्षर। अंग्रेजी के यू अक्षर का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है इसमें, कि ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है लेखन कार्य में। ठीक है, अब ये जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये लिपि सामान्यतः हमें बात ये ध्यान रखनी है कि ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी और ये रोटेशन चलता रहता। ऐसी अगर कोई लिपि होगी उसको हम कहेंगे वस्त्रोत्फेदन, यानी सर्पाकार, कि पहले वो दाएं से बाएं चलती, फिर बाएं से दाएं, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, और इसको हम क्या कहेंगे? वस्त्रोत्फेदन लिपि। तो ये बात ध्यान रखनी है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्रारंभ में शुरुआत कहाँ से होती? दाएं से बाएं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये लिखी जाती इस प्रकार से, फिर वापस इसका रोटेशन चेंज हो जाता है इस प्रकार से, और ऐसी लिपि को क्या कहा जाता? वस्त्रोत्फेदन। और वस्त्रोत्फेदन का मतलब है सर्पाकार। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? सर्पाकार लिपि थी। ये लिपि सर्पाकार थी या दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस बात को बताने वाला पहला व्यक्ति था ब्रजवासी लाल, बीवी लाल ने। तो ये वस्त्रोत्फेदन या दाएं से बाएं लिखी जाती, ये बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बीवी लाल, ब्रजवासी लाल। इसने बताया, लेकिन इसने कोई आधार लिया इसका? भाई थोड़ी कि भाई ये देखियो और बता दियो। इसने बाकायदा कोई ना कोई आधार लिया है। तो वो आधार क्या था? कालीबंगा से प्राप्त एक मृद भांड पर लिखा हुआ लेख। अब वो मृद भांड पर कैसे लिखा हुआ है? ओवरलैपिंग रूप में। ओवरलैपिंग का मतलब कि पहली लाइन लिख दी और फिर दूसरी उसके ऊपर ओवरक्रॉस कर रही है। जैसे पहले लाइन लिखी, अगले ने इस प्रकार से, ऐसे कोई भी अक्षर लिखे, जो भी मछलीकार ऐसे बनाए, जिसी प्रकार के कुछ अक्षर बना दिए। ठीक है, फिर अब वापस ये जा रही है तो इनको इस प्रकार से वापस जा रही है ये, तो अब नीचे वाले अक्षर कट रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले इधर से लिखी गई है और फिर इन अक्षरों को ओवर कर रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये पहले दाएं से बाएं लिखी गई है और फिर बाएं से दाएं लिखी गई है। और ये ऐसा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो ये बात ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का ओवरलैपिंग रूप कहाँ से देखने को मिलता है? कालीबंगा से प्राप्त एक मृद भांड से। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो कि कालीबंगा से एक मृद भांड मिला है जिस पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि ओवरलैपिंग रूप में लिखी हुई है, और उसी के आधार पर ब्रजवासी लाल ने ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और वो सर्पाकार थी या वस्त्रोत्फेदन थी। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास वेडेन नामक विद्वान,
वे डे, अच्छा देखो ये वेडेल ले भी आ सकता है तो वेडेन भी आ सकता है, शायद सही नाम तो वेडेल है, लेकिन वे डे ने भी एक दो बार परीक्षा में है, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना है। बाकी आपका मूल ऑप्शन क्या होगा, वेडेल, कि वेडेल नामक विद्वान ने। अब आप नोट्स में देख लो वेडेल है या वेडेन, वो देखना, बाकी सही ये होगा, ठीक है। तो वेडेल नाम के विद्वान ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था, तो ये बात ध्यान रखना, प्रयास ही किया था, पढ़ने में सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। फिर ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, इसके बारे में तो देखो, वेडेन के बारे में तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन एक विद्वान ऐसा है जिसने इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि को तमिल लिपि का, तमिल यानी द्रविड़ लिपि या तमिल लिपि का प्राचीनतम रूप माना, और वो प्राचीनतम रूप मानने वाला एक पादरी था, फादर रेवरेंड हैरास, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि फादर रेवरेंड हैरास ने इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि को तमिल या द्रविड़ लिपि का प्राचीनतम रूप माना है, कि तमिल लिपि है वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि से ही निकल कर आई है। ये किसका मानना है, रेवरेंड हैरास का मानना है, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको वैज्ञानिक विधि या कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किसने किया, और उस व्यक्ति का नाम था आई.डी. महादेवन। आई.डी. महादेवन, आई.डी. महादेवन ने इस लिपि को कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख, और सबसे बड़ा क्या, वही है अभिलेख। अगर आपसे सीधा पूछें, बड़ा छोटा जो भी पूछें, हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लेख या अभिलेख तब क्या हो जाएगा, हड़प्पा लिपि का अभिलेख। अभिलेख कहाँ से है, धोलावीरा से है, ये बात ध्यान रखनी है। और ओवरलैपिंग रूप में लिखा हुआ लेख कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ठीक है। हमने चर्चा की थी धोलावीरा के संदर्भ में कि वहाँ से एक नेम प्लेट या साइन बोर्ड ऐसा कुछ मिला है, ऐसी बात हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो पशुपति महादेव की मोहर है वो लेख युक्त है या लेख विहीन है, लेख युक्त है, ये बात भी ध्यान रखना। बाय द वे अगर ऐसी बात पूछे तो वो लेख युक्त है, ठीक है। चलो, तो ये बात है हड़प्पा सभ्यता की लिपि से संबंधित, और आपको अभी भी स्कोप है इस मामले में कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो आप में से कोई प्रयास कर सकता है, ठीक है, ताकि यहाँ नाम आए इनकी जगह कि इस व्यक्ति ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है या पढ़ा है। प्रयास तो बड़ा कर लियो, पढ़ा है, ठीक है। क्या हुआ, देखो प्रयास में तो बहुत ज्यादा, ये तो सर्वप्रथम प्रयास किया है इसलिए वेडेल का नाम आ गया। दूसरी बात, ये तो पहचान वाले व्यक्ति थे और हम बिना पहचान वाले हैं, तो हम प्रयास घर बैठे करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें तब पूछेंगे जब हम इसमें सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्कोप है, ऐसा कर सकते हैं। खैर जो भी है, चलो ये बात रही हड़प्पा सभ्यता की लिपि से संबंधित। तो आपको देखो यहाँ 4 व्यक्तियों के नाम याद करने हैं। किस संदर्भ में, मैं थोड़ा स्लाइड को चेंज करके आप खुद इसको इस रूप में देखोगे। 4 व्यक्ति कौन कौन है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, वेडेल ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को तमिल लिपि का रूप किसने माना, हैरास ने, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को वैज्ञानिक विधि से पढ़ने का या कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किसने किया, आई.डी. महादेवन ने। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है ये बताने का प्रयास किसने किया, ब्रजवासी लाल ने। बस 4 व्यक्ति नाम याद रखे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि याद हो गई। मत्स्यली और युवक्षर तो आपको याद रहेगा, ये भी याद रहेगा कि अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है,
ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं, लिपि के संदर्भ में याद भी हो जाएगी। अब हमारा अगला बिंदु होगा हड़प्पा सभ्यता की, हाँ, सामाजिक और धार्मिक जीवन संयुक्त रूप से लेंगे हम, अलग अलग नहीं करके, साथ में ही सामाजिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन, धार्मिक विश्वास या जीवन जो भी कैसा था उसके संदर्भ में हम चर्चा करें। देखो, पहली बात, हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। आधार है नारी या मातृ देवी की मूर्तियाँ, मोस्टली मुख्य आधार ये है। ठीक है, तो पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक समाज था, बात नंबर 1। दूसरी बात, परिवार संयुक्त थे, क्योंकि जो घरों का विन्यास देखते हैं उसमें चूल्हे आदि, इस आधार पर यह पता चलता है कि इनके परिवार थे वो संयुक्त थे, तो परिवार थे वो संयुक्त थे। ठीक है, मातृसत्तात्मक है, परिवार संयुक्त है, और इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको देखो, जब हम, यद्यपि हमने पढ़ा था कि मुख्य व्यवसाय आजीविका का मुख्य साधन कृषि था, लेकिन शहरी सभ्यता थी, इसका मतलब समाज में निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग की प्रधानता रही होगी। और जिन हम मूर्तियों के आधार पर यह कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग की शायद ज़्यादा वर्चस्व या प्रधानता रहा होगा, ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब आगे बात करें हम इस संदर्भ में, यहाँ जो भोजन करते वो लोग यानी शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। देखो, शाकाहारी थे ये बात तो हमें विभिन्न प्रकार के अनाज और खाद्यान्न फसल, भाई 9 प्रकार की खाद्यान्न फसल मिल रही है, इसका मतलब वो शाकाहारी थे। लेकिन साथ में मांसाहारी भी थे, क्यों? क्योंकि चूल्हों के पास जली हुई हड्डियों के अवशेष मिल रहे हैं, तो ये को मतलब है पार्टी करता टाइम टाइम पर, सीधी सी बात है। तो ये मांसाहारी भी थे, ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम सहजता से, क्योंकि वो चूल्हों के पास मिल रही हैं हड्डियाँ, इसका मतलब वो मांसाहारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो खैर, फिर इसके बाद हम देखो महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो संभवतः जब समाज ही मात्र सत्तात्मक बता दिया, इसका मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी ही रही होगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं इस मामले में कि महिलाओं की स्थिति संभवतः अच्छी रही होगी। लेकिन अब देखो, युगल समाधियाँ मिल रही है, युगल समाधियाँ मिल रही हैं, इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि सती प्रथा का प्रचलन हो, एक अनुमानतः ऐसा हम कह सकते हैं इस आधार पर। इसके अलावा यहाँ अब जब युगल समाधियों की बात चल रही है तो मृतक संस्कारों की विधियों की बात करें, और विधियों की बात करें तो यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की विधियों का प्रचलन था। मृतक संस्कार की 3 प्रकार की विधियाँ थी। यहाँ से लेंगे मृतक संस्कार, और इस मृतक संस्कार में 3 प्रकार की विधियां हैं। एक को बोलते हैं हम पूर्ण समाधि, एक को बोलते हैं आंशिक समाधि, आंशिक समाधि, और एक तीसरा कर दे दाह क्रिया, दाह कर्म या दाह क्रिया। ठीक है, पूर्ण समाधि का मतलब है व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मरने के बाद उसे दफना दिया, तो दफना दिया तो वो हो गई पूर्ण समाधि। आंशिक समाधि का मतलब यह है कि मृत्यु के बाद उसके शव को खुला छोड़ दिया और जानवरों ने भक्षण कर लिया, उसके बाद में जो भी उसके अस्थि अवशेष बचे उनको कलश आदि में डालकर और उनकी समाधि दे दी, उसको कहेंगे आंशिक समाधि। अभी जैसे अपने क्या नाम दादूपंथ संप्रदाय में शायद संभवतः ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आंशिक समाधि। ठीक है, और दाह क्रिया का मतलब है स्वाहा, अग्नि को समर्पित कर देते, ऐसा। तो ये 3 मृतक संस्कार की विधियां यहाँ पर प्रचलन में थी। फिर देखो, अलग अलग चीज़ें जैसे सामूहिक युगल समाधियाँ तो मिल ही रही हैं,
इसके अलावा मनुष्य के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण, मनुष्य के साथ बकरे के समाधान के प्रमाण। याद हो गया आपको कि मनुष्य के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण तो कहाँ से हैं? ध्यान रखना, रोपड़ से। और नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है जिससे? बुर्ज होम से, कि मनुष्य के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण हैं। और मनुष्य के साथ बकरे के समाधान के प्रमाण, हाँ मोस्टली लोथल, लेकिन अगर लोथल बाय द वे ऑप्शन में ना हो तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हालांकि मोस्टली लोथल, लेकिन लोथल नहीं है तो हड़प्पा। तो इसलिए आप दोनों को इंडिकेट करोगे वहाँ पर, तो लोथल और हड़प्पा से। तो क्या है? मनुष्य के साथ बकरे के समाधान के प्रमाण, और रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण ये मिले हैं ऐसा। तो इस संदर्भ में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर देखो बीच में हमने सामाजिक, क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक, भाई जो दाह क्रिया का संस्कार है वो सामाजिक और धार्मिक दोनों रीति रिवाजों में आ गया। अच्छा देखो, ये कुछ सामाजिक रीति रिवाज में कि भाई एक प्रकार से श्रृंगार आदि का महत्व था, क्योंकि मेकअप बॉक्स वगैरह, लिपस्टिक वगैरह मिल रही हैं। फिर आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान में एक स्थान है नौसारो, और उस नौसारो नामक स्थान से, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें महिला की मांग भरी हुई है। इसका मतलब ये प्रचलन, ये मांग वाली जो बात है वो हड़प्पा सभ्यता से ही चल रही है। तो ये मूर्ति ऐसी कहाँ से मिली है? नौसारो से। नौसारो नामक स्थान से ऐसी मूर्ति मिली है, यानी सिंदूर, मांग में सिंदूर भरी हुई महिला की मूर्ति। शायद नोट किया हुआ होगा, सिंदूर भरी हुई महिला की मूर्ति। ठीक है, ये नौसारो से है, ये बात ध्यान रखना। नौसारो कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, तो कोष्टक में आप बलूचिस्तान पाकिस्तान लिख लोगे। फिर यहाँ से देखो, अब बात हम धार्मिक जीवन की बात करें इनकी, ये तो सामाजिक जीवन के क्षेत्र में बातें हैं। धार्मिक जीवन में पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः है मातृ देवी के उपासक थे। पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी के उपासक थे, मातृ देवी के उपासक थे। दूसरी, फिर उनका जो दूसरा प्रमुख देवता था वो कौन था? पशुपति शिव। पशुपति शिव, ठीक है। तो पशुपति शिव उनका दूसरा मुख्य आराध्य देव माना गया है, क्योंकि बड़ी संख्या। अच्छा देखो, एक ये बात भी ध्यान रखना, कालीबंगा से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर लिंग योनि का चित्र बना हुआ है। इसका मतलब वो प्रजनन शक्ति, तो प्रजनन शक्ति जैसे पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो इसका मतलब कि वो प्रजनन शक्ति के रूप में भी पूजा, जैसे शिवलिंग आदि की पूजा करते, तो ऐसा था उनके यहाँ पर धार्मिक विश्वासों में। फिर यज्ञ परंपरा में पूर्णतः विश्वास तो नहीं करते, लेकिन यज्ञ परंपरा विश्वास का पता चलता है। किस बात से? अग्नि वेदिकाएं मिल रही हैं, तो आपको 4-5 स्थानों का तो पता है। हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिल रही है? देखो याद है आपको, कालो राब, राब यानी राख, तो कालीबंगा और लोथल और राब, राखीगढ़ और बनावली। ठीक है, ये स्थान हैं जहां से पता चलता है कि यज्ञ परंपरा में भी विश्वास करते थे। हवन कुंड मिले। एक बात ध्यान रखना, राखीगढ़ का जो हवन कुंड है वो टी आकार का है। राखीगढ़ वाला ये अपवाद है, अलग प्रकार का हवन कुंड है। ठीक है, और सर्वाधिक हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ये बात भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा हवन कुंड है वो कालीबंगा से है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखो, ये अंधविश्वासों में भी विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे। इस बात का पता कैसे चलता है? देखो, कर्मकांडी थे, ये बात तो यहाँ से इन चीज़ों से पता चलता है, लेकिन वो अंधविश्वासी भी थे।
ताबीज मिले हैं। और ध्यान रखना, ताबीज सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल से मिले हैं, जो कि मिट्टी के बने हुए ताबीज भी हैं, तो तांबे आदि के धातुओं के बने हुए ताबीज भी हैं। तो ये बात ध्यान रखना, सर्वाधिक ताबीज वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। तो हड़प्पा से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इसका मतलब वो अंधविश्वासी थे, सीधी सी बात यह है। सूर्य पूजा का प्रमाण, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह मिला हड़प्पा की मोहर पर, इसका मतलब वो सूर्य पूजा भी करते थे। ठीक है। फिर स्नान का धार्मिक महत्व था, सामूहिक स्नान का। इस बात के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार से, कि धार्मिक महत्व था एक प्रकार से। तो ये बात हम कह सकते हैं। इसके अलावा बस धार्मिक जीवन में तो इतना पर्याप्त है हमारे लिए। अब हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की। तो धार्मिक जीवन में मुख्य रूप से ये बात देखो, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमें कि पूर्णतः यज्ञ परंपरा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो यज्ञ परंपरा में विश्वास करते थे। इस बात के हमारे पास 5 जगह से प्रमाण हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। भाई विशेषता में अगर बात आए तो प्राकृतिक शक्तियों की, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे जल आदि की पूजा कर रहे हैं, और बतख पक्षी का धार्मिक महत्व था, पीपल के वृक्ष का धार्मिक महत्व था, तो यानी उनको पवित्र माना है। तो ये चीज़ें, इसका मतलब प्राकृतिक शक्तियों की भी उपासना करते थे। फिर बहुदेववादी थे, क्योंकि मातृ देवी, पशुपति, शिव, सूर्य आदि की पूजा, इसका मतलब वो बहुदेववादी थे। ठीक है। तो ऐसे कुछ, हाँ, मंदिर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा पूछे कि किस स्थान से प्राप्त भवन के बारे में मंदिर होने का अनुमान लगाया जा सकता है, तो बनावली ध्यान रखना है। अच्छा देखो, कई बार आप, जैसे आप ये कह रहे हो कि साहब मिक्स हो रहा है, अभी मिक्स वाले में पहला आपको काम, आज आप घर जाकर ये काम करोगे ताकि आपके मिक्स ना हो। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, कुछ आप लोग काम करोगे। पहली बात, कुछ चीज़ें तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि मेहरगढ़ और सुरकोटला से तो कम चीज़ें भी मिल रही हैं, मिक्स भी नहीं हो रही है। देखो एक एक स्थान से मिक्स वाली स्थिति कहाँ रहेगी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। बात समझ आ रही है? इनके अलावा बाकी मिक्स नहीं होगी। 4 स्थल आप याद कर लो तो मिक्स होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो 4 में आप तुलना करो ना। पहली बात, इनमें क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि तांबे की स्केल हड़प्पा से, फिर सीप की मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत की लोथल से, तो मिट्टी की कालीबंगा से। बात समझ आ रही है यहाँ पर? ऐसे ही पीतल या तांबे का रथ हड़प्पा से, कांसे का रथ देमाबाद से। और देमाबाद वाला तो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि देमाबाद से कोई भी मूर्ति मिली है वो कांसे की है, तो इसलिए कहीं मिक्स होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहाँ। तो बात समझ आ रही है? एक से अधिक जहाँ से चीज़ें मिली हैं उनको आप एक जगह कर लो। एक जैसी जो चीज़ें मिली हैं, जैसे आपसे ये पूछे कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आप कालीबंगा से औरतों को ही बताओगे आप। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से आपसे ये पूछे नहरों से सिंचाई के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, तो उन दोनों को एक साथ लिख लो यहाँ से कि भाई सोरतुगोई और मालवण गुजरात में है। तो आप ऐसा करोगे तो आपके समस्या नहीं आएगी, और इनको बार बार रिपीट करोगे। सबसे ज़्यादा मिक्स होने की शिकायत इस टॉपिक में ही रहती है, उसके बाद में आपके मिक्स होने की शिकायत नहीं रहेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको आप गंभीरता से लोगे और वो सूची बनाओगे, ऐसा करोगे। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर, तो ये धार्मिक विश्वासों के रूप में बात रही इनकी। अब हमारा अगला बिंदु होगा प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत सरल है, देखो बहुत कम चीज़ें याद करनी है हमें, क्योंकि अगर इनकी लिपि पढ़ लेते तब तो हमें राजा आदि का नाम, जैसे सुमेरिया है या फिर बेबीलोन, इनके यहाँ पर मिस्र है, इनकी सभ्यता में तो राजा को क्या कहते, उनका क्या कैसी प्रशासनिक संरचना, लिपि पढ़ ली गई वहाँ की, तो पता चल रहा है। यहाँ तो हमें राजा को क्या कहते, कौन राजा था, ये याद ही नहीं कर रहे हैं, जबकि देखो मिस्र में तो कितने प्रकार के राजाओं को याद कर रहे थे। यहाँ आपको किसी राजा का नाम याद ही नहीं करना है,
बड़ा आराम का काम है। अब यहां क्या चीज, बाद में जिन लोगों ने अनुमान लगाया है उन्होंने क्या अनुमान लगाया है वो याद करना है कि कैसी प्रशासनिक संरचना थी। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देखो, प्रशासन में ये तो तय है कि पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग की प्रधानता रही होगी, जैसा हम देख रहे हैं मूर्तियां आदि या जिस प्रकार से व्यवस्था कि संभवतः ऐसा रहा होगा। ठीक है, फिर अब देखो यहां पर पहला आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। और ये क्या कह रहा है, पिगट क्या कह रहा है, स्टुअर्ट पिगट ये कह रहा है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की 2 जुड़वां राजधानियां थी, एक साथ 2 राजधानियां थी, और वो राजधानियां कौन सी थी। तो ये जुड़वां राजधानी का कंसेप्ट किसने दिया है, स्टुअर्ट पिगट ने। इसने जुड़वां राजधानियां बताए हैं किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की जुड़वां राजधानियां थी। ये बात किसने कही है, स्टुअर्ट पिगट ने। एक बात ये ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जब इसने जुड़वां राजधानियां बता दी इन 2 को, तो फिर अपने राजस्थान के, यानी राजस्थान की कालीबंगा के संदर्भ में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और दशरथ शर्मा ने क्या बताया, कालीबंगा को तीसरी राजधानी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो 2 तो बोले ये है ही, 2 तो इसने बताई दी, और ये तीसरी राजधानी कौन सी हो गई, कालीबंगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरी राजधानी इसने बता दी। अब कौन क्या प्रशासनिक, कैसा प्रशासन था, प्रशासनिक स्वरूप क्या था, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं। याद होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। पहले मैं लिख देता हूं विद्वानों का नाम। देखो, एक तो ये पिगट, और एक था A.L. बासम। अच्छा, आपको बासम की पुस्तक का नाम भी याद रखना है। याद रखना, वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। अब बिल्कुल यहां लिखा हुआ नहीं है, तो आप A.L. बासम की पुस्तक का नाम लिखोगे, वंडर दैट वाज इंडिया, और कोष्ठक में लिखोगे अद्भुत भारत। आप केवल अद्भुत भारत लिख सकते हो, अद्भुत भारत। वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। A.L. बासम की पुस्तक है, अद्भुत भारत। ठीक है, चलो, तो इन दोनों ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित वर्ग या फिर ब्राह्मण वर्ग का शासन था। ब्राह्मण वर्ग का शासन था। क्या हुआ, दोबारा बोलूं, वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बासम की पुस्तक है। और के.पी. जायसवाल की कौन सी है, के.पी. जायसवाल, हिंदू पॉलिटी, हिंदू पॉलिटी। ठीक है, और धर्मशास्त्र किसकी है, P.V. कार्णे। साउथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, नीलकंठ शास्त्री। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, V.A. स्मिथ। ये कुछ जो इतिहासकार हैं उनको आप बिल्कुल याद करोगे। चलो खैर, ठीक है। तो पिगट और बासम ने तो पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग का शासन बता दिया। फिर उसके बाद में राम शरण शर्मा, R.S. शर्मा, इस R.S. शर्मा के अनुसार यहां शासन था व्यापारी वर्ग का, व्यापारी वर्ग का शासन था। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके आ जाएगा क्या नाम उसका, फेयर सर्विस। देखो, फेयर सर्विस वाला तो आपको गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। फेयर सर्विस यानी अच्छी सर्विस। अच्छी सर्विस कहाँ है, गाँवों में। इसने कोई भी कंसेप्ट दिया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो गाँव से संबंधित ही दिया है। इसका मतलब इस वाला तो अपने आप याद होगा आपको, फेयर सर्विस।
और इसने क्या बताया? ग्राम संस्थाओं, ग्राम संस्थाओं द्वारा संचालित शासन, संचालित शासन। ठीक है, मतलब ये फेयर सर्विस तो ग्राम को लेकर ही आएगा। तो आपको याद हो जाएगी जहां कहीं भी ऐसी कोई बात आएगी। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो कौन? गांव, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही, गांवों से ही शहर बने। ये कंसेप्ट किसका है? फेयर सर्विस का है। तो आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा व्हीलर, और व्हीलर ने बताया है मध्यम वर्गीय जनतंत्र, मध्यम वर्गीय जनतंत्र। ठीक है, और फिर उसके बाद में, व्हीलर के बाद में हंटर, और हंटर ने भी क्या बताया है? जनतंत्रीय या लोकतंत्रीय शासन। जनतंत्रीय या लोकतंत्रीय शासन, या लोकतंत्र। तो देखो लोकतंत्र दो मान रहे हैं, एक व्हीलर, हंटर। तो व्हीलर, हंटर दोनों एक साथ हैं, जनतंत्र या लोकतंत्र। बस इस व्हीलर वाले में ये ध्यान रखना मध्यम वर्गीय लगा हुआ है। तो मध्यम वर्गीय लगा हुआ होगा तो वहां क्या हो जाएगा? व्हीलर। फिर आपके देखो पिगट और बासम गड़बड़ नहीं होंगे। देखो पिगट बासम इसलिए मैंने दोनों लिखा, पुरोहित ब्राह्मण। पिगट यानी पुरोहित, बासम यानी ब्राह्मण, बात एक ही है, लेकिन याद करते समय पिगट पुरोहित, बासम ब्राह्मण, तो याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। फेयर सर्विस वाला आपको पहले से पता है भाई, फेयर सर्विस का पता है ग्रामीण संस्थाओं द्वारा। और फिर ये भी पता रहेगा, देखो व्हीलर हंटर दोनों को एक साथ लोगे आप, तो जनतंत्रीय शासन प्रणाली। अब एक बच्चा है, कौन? आर.एस. शर्मा। ये व्यापारी वर्ग को मानता है। काश ये भी ब्राह्मण वर्ग का मान लेता तो समस्या का समाधान ही हो जाता। लेकिन ऐसे एक ही बच्चा तो वो तो अपने आप याद, अगर मिलाने वाला होगा तब तो आपका गड़बड़ होगा नहीं। बात समझ आ गई यहाँ पर? तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके इस प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगी। शायद याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कि किस व्यक्ति ने शासन का स्वरूप क्या माना है। अब उसके बाद में अब हम चर्चा करें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर, कि ये जो सभ्यता इतने वर्षों तक चली उसका पतन क्यों हुआ। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण मानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। कौन विद्वान क्या मानता है? तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, अच्छा विदेशियों में आर्य, आर्यों को विदेशी माना एक व्यक्ति ने, तो विदेशी या आर्यों का आक्रमण, आक्रमण ही कर सकते हैं, विदेशी आक्रमण। ये किसने माना है? ये एक तो पहले तो हो गया व्हीलर, और व्हीलर के साथ कौन हो गया? गॉर्डन चाइल्ड। ये आपको पता हो तो पहले भी के साथ में थे, गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, इन दोनों ने माना है इनको, मोस्टली व्हीलर का है ये कंसेप्ट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरा इसके बाद में हम माने नदियों में बाढ़, क्योंकि अधिकांश स्थल नदियों के किनारे थे, तो नदियों में बाढ़। और ये किसने माना है नदियों में बाढ़? एस.आर. राव। लेकिन एस.आर. राव का समर्थन किसने किया है फिर? जॉन मार्शल ने। तो मार्शल का खुद का अलग मत भी होगा, लेकिन इसका समर्थन भी किया है यहाँ पर। तो अगर बाय द वे मिलाने वाले में एस.आर. राव ऑप्शन में ना हो तो क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल यहाँ पर। ठीक है, फिर तीसरा आ जाएगा आपके प्रशासनिक शिथिलता, नहीं पहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। इसमें कर्म की कोई बात नहीं, ये तो हमने इस हिसाब से। और जलवायु परिवर्तन ओरेल स्टाइन, आपको पता है ओरेल स्टाइन ने किस स्थल की खोज की थी? शुत्कागेंडार। मैंने जब याद किया था तो ऐसे याद किया था, शुत्कागेंडार 27 स्टाइन, इस प्रकार से।
तो ओरेलस्टाइन ने जलवायु परिवर्तन। फिर उसके बाद में प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। और प्रशासनिक शिथिलता किसने माना है? जॉन मार्शल ने। ये खुद जॉन मार्शल का कंसेप्ट हो गया, जॉन मार्शल की मत्स्य न्याय हो गया, प्रशासन का कोई बोल एकदम बिल्कुल अव्यवस्था हो गई। फिर उसके बाद में महामारी। ये महामारी वाला कंसेप्ट कोरोना काल में कुछ ज़्यादा कि साहब एक बार जब शुरुआत में कोरोना आया तब पेंडेमिक की सब बहुत भयभीत हो गए थे, तो बोले साहब वो सभ्यता उस समय से चली गई थी महामारी के कारण। इस क्योंकि महामारी का कंसेप्ट इसने दिया, आपको पता है किसने? केनेडी ने, जिसने मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य खोजे थे। ये भी पता ना, मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। उसी आधार पर महामारी को किसने माना? डॉक्टर केनेडी ने। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। फिर उसके बाद में भूकंप। भूकंप आपको पता है ना, कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, और भूकंप को माना है किसने? डेल्स। तो डेल्स ने, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें क्या है, विदेशी है वो व्हीलर मान रहा है, व्हीलर है वो विदेशी आक्रमण मान रहा है, लेकिन विदेशियों में किसको मान रहा है? आर्यों को। तो आर्यों में वो क्या कह रहा है कि आर्यों का मुख्य नेता था इंद्र, आर्यों के आक्रमण का मुख्य नेता था इंद्र। तो वो कहां से ले रहा है ये कंसेप्ट कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग तोड़ने वाला, ठीक है। और वो दुर्ग किन के थे? इनके यहां पर वो सिटाडेल भाग है, दुर्ग भाग जो परकोटे से गिरा हुआ, तो इसलिए कह रहा है कि इनके प्रकोटों को तोड़ने का काम इंद्र के नेतृत्व में इन आर्यों ने किया था, और फिर आर्य सभ्यता यहां बसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार मानने वाला व्यक्ति कौन था? व्हीलर था। यह बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे आपके प्रश्न आए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र जिम्मेदार था, ये किसका मानना है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं इसमें? एसआर राव को कर देते हैं नदियों में बाढ़ के कारण, क्योंकि भाई हमने तो यही सोचा है, हमने तो वो गीत ही सुना है, बरस बरस हमारा इंद्र राजा। तो परिणामतः हम सोचते हैं कि वर्षा, इंद्र बरसात का देवता न होकर बाद में बना कालांतर में, पहले युद्ध का देवता है। ऋग्वेद में उसे युद्ध का देवता ही बताया गया है। तो ये युद्ध का देवता है तो युद्ध का नेता है कहने का मतलब यहाँ पर। तो ये बात कौन कह रहा है? व्हीलर। तो ये बात ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र जिम्मेदार है, ये मत किसका है? व्हीलर का है, ठीक है। तो ये बात रही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बात। जय हिंद, जय भारत।